शेखर एक जीवनी भाग एक पुरुष और परिस्थिति। पिछले भाग प्रकृति और पुरुष में हमने देखा कि अब जो शेखर है वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया है। एकांत शेखर के लिए कोई नई बात नहीं थी। जब से उसे होश हुआ तब से वह प्रत्येक बात में अकेला ही रहने का अभ्यस्त था, और यह भी कहा जा सकता है कि तब से वह अपने पर ही निर्भर करता आया था। लेकिन मद्रास जैसे बड़े शहर में आकर उसे एकाएक लगा वह बहुत अकेला है। उसकी आयु तब कुल 15 वर्ष की थी। इन 15 वर्षों में वह कभी घर की छाया से बाहर भी नहीं निकला था। व्यक्ति का जो भीतरी हिस्सा है, जो आत्मा का क्षेत्र है, उसमें वह सदा अकेला रहा। उसमें उसने किसी को नहीं आने दिया था, या कम से कम उसमें कोई आया ही नहीं था। और किसी पर निर्भर करने की आवश्यकता उसकी आत्मा ने इसलिए नहीं जानी थी। लेकिन दूसरी ओर उसे कभी चिंता नहीं थी कि वह खाएगा क्या, पहनेगा क्या, खर्च क्या करेगा और बचाएगा क्या। उसे ऐसी छोटी बातों पर चिंता करने का अवसर ही नहीं हुआ था। अपने काम चलाने की नौबत ही नहीं आई थी, और कभी उसके पास थोड़े भी पैसे नहीं हुए थे कि वह उन्हें खर्च पर किसी तरह का नियंत्रण करना जानता। उसे पैसे केवल 2 बार मिले थे। एक बार एक अठन्नी जिसने उसने खुशी खुशी 10 पैसे की एक सीटी के लिए दे डाला था, और दूसरी बार जब उसे एक बड़े भाई ईश्वर ने सिगार पीने के लिए पैसे चुराए और चोरी पकड़े जाने पर कुछ देर के लिए उसके पास जमा कर दिए थे। मैट्रिक की परीक्षा के लिए वह लाहौर गया था अवश्य, लेकिन वहाँ मास्टर साहब था, और फिर वहाँ वह मौसी विद्यावती के कारण यह जान ही नहीं पाया था कि घर से बाहर है। विद्यावती उसकी सगी मौसी नहीं थी, लेकिन किसी ने कब उसमें सगेपन की कमी का अनुभव किया था। उसमें वह क्षमता थी कि सभी उसे अपना सगा जानते, और फिर माँ से अधिक शशि ने भी वहाँ रहना शेखर के लिए सुखकर बना रखा। वह शशि जो उससे छोटी थी और नहीं थी, जो उसके साथ कभी खेलती नहीं थी, पर उसकी सखी बनती जा रही थी। रिक्शा में बैठकर कॉलेज की ओर बढ़ता हुआ शेखर यही सोच रहा था कि और उसका अंतःस्थल घबराहट से भर रहा था। कैसा होगा कॉलेज, कैसा होगा बोर्डिंग, कैसे लड़के, नौकर, रसोइया, खाने का ढंग, रहने का कमरा। और उस दिन मौसम भी उसकी सहायता नहीं कर रहा था, वह भी मलिन था। जून का महीना था, आकाश में खूब बादल छाए थे, न बारिश थी न हवा, गर्मी बड़ी सख्त थी। और शेखर पहाड़ पर से आ रहा था। कॉलेज में नाम लिखाकर, फीस चुकाकर, हॉस्टल में अपने कमरे में सामान रखकर शेखर बिस्तर बिना खोले ही उसे चारपाई पर डालकर धपते से उस पर बैठ गया और छुटकारे की लंबी सांस लेते हुए बोला, हफ। तभी दूसरी ओर से आवाज़ आई, रामा, एक और नया जानवर आ गया है। शेखर ने नहीं समझा कि इशारा उसी की ओर है, फिर भी उसने 2-3 जनों के आने की आहट सुनी और जैसे प्रतीक्षा में रहा। 3 लड़के उसके कमरे में आए। शेखर कुछ सशंक सा उनकी ओर देख ही रहा था कि प्रश्नों की बौछार हुई। आप कहाँ से आए हैं? कौन से स्कूल से पास किया है? क्लास कौन सा है? आपका नाम? शेखर से ये प्रश्न एक एक करके पूछे गए होते तब भी वह उत्तर न देता, क्योंकि एक तो उसे उनका लहजा अच्छा नहीं लगा, दूसरे इस प्रकार के प्रश्नों से वह कुछ सकुचाता भी था। वह कुछ नहीं बोला, उनकी ओर देखता रहा। आप बोलना नहीं जानते क्या? अजय फर्स्ट ईयर में होंगे तभी तो नवाब तो नहीं है तो आदमी ही आखिर। वाह भाई, खूब पहचाना। आदमी? तब तो तुम्हें भी आदमी ही कहना पड़ेगा, क्यों ना? शेखर ने कहा, मैं थका हूँ, मुझे आराम करने दीजिए, आपको प्रश्नों का उत्तर कल मिल जाएगा। अच्छा, यूँ है बात? चलो भाई, इन्हें आराम करने दो, थके हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर कल ही मिल जाएगा। तो हम क्या आपकी टांग पकड़े हैं? कीजिए आराम। भला यह भी कोई शराफत है? अरे भाई, नाम ही तो पूछा है, कोई खा तो नहीं जाएंगे? शेखर ने क्रुद्ध होकर कहा, निकल जाइए आप सब मेरे कमरे से। एक ने कहा, उफ़ो। लेकिन उसके मुद्रा की और देखकर तीनों बाहर चले गए। जो आलोचनाएं उनके मुंह पर आई वे बाहर ही जाकर प्रकट हो सकी। शेखर उनको न सुनने की चेष्टा करते हुए दीवार की ओर मुंह करके लेट गया, पर उनकी अनसुनी न हो सकी। शेखर का मन बहुत उदास हो गया। वह अनजाने में इस स्वागत की तुलना उस स्वागत से करने लगे जो उसे लाहौर में प्राप्त हुआ था। शशि की बड़ी बड़ी भूली आंखें, उसका वह एक हाथ में दिया थामे दोनों हाथ आड़े जोड़कर प्रणाम करना, उसकी वही साग्रह अवज्ञा और कई बातें। उसे लगने लगा जैसे माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया है
उसको निर्वासित किया है, क्योंकि वह उनके निकट अपराधी था, क्योंकि वह सदा से अवज्ञाशील था, क्योंकि वह अपनी माँ से इसलिए घृणा करता कि वह उसका विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि पिता पर उसका स्नेह इसलिए टूट गया था कि पता नहीं क्या उसकी आस्था रही किस पर थी, किस पर भी तो नहीं। और जिन जिनको वह मान सकता, जिन जिनका वह आदर कर सकता, वे सब उसके सामने कितने घोर अपराधी हो गए थे उस समय, जबकि उसने वह पुस्तक पढ़कर जाना था कि संतान की उत्पत्ति कैसे होती है, किस जघन्य पाप कर्म से उसके माता पिता भाई बहन, वह भी शशि और हाँ शारदा भी, सब उसी पाप कर्म के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। वह गलत है, घृणित है, पापमय है, पर तब ईश्वर ने स्त्रियां, तब स्त्रियां बनी क्यों? क्यों? शेखर को लगा कि स्त्रियां जब हैं तब उन्हें स्वीकार तो करना ही होगा, लेकिन क्यों हैं वे? लेकिन और उसे याद आता, यद्यपि स्त्रियों के होने के कारण उसे इतना कष्ट हुआ, फिर भी यदि स्त्रियां ना होती तो शायद वह जी नहीं सकता। क्या यह आवश्यक है कि स्त्रियों को एक ही दृष्टि से देखा जाए, एक ही प्रश्न उनसे पूछा जाए? उसने कहीं पढ़ा था कि डाकू जब किसी नए आदमी से मिलते हैं तब यही सोचते हैं कि यह हमारा मित्र है या शत्रु, हमारे पाप कर्म में सम्मिलित होगा या उसमें विघ्न डालेगा। क्या यह ज़रूरी है कि स्त्रियों की ओर उसी डाकू वृत्ति से देखा जाए, समझा जाए कि तो वे एक पाप कर्म विशेष में पुरुषों की संगनी है या पुरुषों की शत्रु हैं, भयंकर है? पुरुष क्या स्त्रियों के संसार में स्त्रियों के बिना नहीं जी सकता? वह बहुत अकेला है इतने बड़े मद्रास शहर में, इतने बड़े मद्रास शहर में, इतनी भीड़ भड़क्के में वह पहली बार बिल्कुल अकेला धंस आया है। और यहाँ सब और विरोध उपेक्षा ही है। यहाँ पुरुष है जो विरोधी है, और वह चाहता है पता नहीं क्या चाहता है। वह तो नहीं चाहता कि कोई स्त्री वहाँ उपस्थित हो, लेकिन चाहता है पता नहीं क्या। वह चिंतित सी तंद्रा में ऊँघने लगा। किसी खड़खड़ाहट का शब्द सुनकर वह चौंक उठ बैठा। द्वार पर एक युवक खड़ा था और भीतर आने की अनुमति पाने की प्रतीक्षा में था। उसके चेहरे पर एक विनयपूर्ण मुस्कुराहट थी। शेखर ने कहा, आइए, और इधर उधर देखने लगा कि उसे बैठने के लिए कौन सा स्थान इंगित करे। उसने पास आकर शेखर के ट्रंक पर बैठते हुए कहा, चिंता नहीं, मैं मज़े में हूँ। आपका नाम से एच पंडित है? आपका नाम CH पंडित है? शेखर ने कुछ विस्मय से कहा, हाँ, और कुछ कुतूहल से युवक का अवलोकन करने लगा। युवक का चेहरा सुंदर था, आंखें सुडौल थीं और स्वच्छ नीली, प्राय हंसती हुई, नाक सीधी और छोटी, ओठ पतले, लंबे और चंचल, सर पर लंबे लंबे घुंघराले बाल जिन्हें उसने ढंग से काट रखा था। दाढ़ी मूंछ उसके नहीं थी, अभी फूट नहीं रही थी। कद और गठन से भी वह 14-15 वर्ष से अधिक के नहीं जान पड़ता था। शेखर कुछ पूछने को ही था। युवक ने कहा, मेरा नाम कुमार है। आपके नाम से CH से क्या अभिप्राय है? चंद्रशेखर। अच्छा, मेरे बड़े भाई का नाम यही है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी फर्स्ट ईयर में भर्ती होने आया हूँ। ओहो, तब साथी ही हैं। मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ। शेखर को कुछ और विस्मय हुआ यह देखकर कि इस लड़के ने ज़रा भी संकोच या घबराहट नहीं प्रकट की, यद्यपि वह भी अभी कॉलेज में आ रहा। बोला, यह तो अच्छी बात हुई। उस लड़के ने पूछा, आपके सारा बोर्डिंग देख लिया, कुछ परिचय प्राप्त किया? नहीं तो मैं कुछ भी नहीं जानता और थका भी हूँ। अच्छा, तब रहने दीजिए। आप चाहें तो मैं आपको मिला लाऊं, मैं प्रायः सभी को जानता हूँ। शेखर ने चाहा पूछे, कैसे, पर चुप ही रहा। फिर उसे विचार आया, बिना इसकी सहायता के मुझे शायद बहुत कठिनाई होगी। फिर यह भी कि मुझे कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। बोला, आप कुछ ठहर कर चले तो मैं चलूँगा। आपको कष्ट तो होगा, मुझे स्वयं आपसे ही बात करने का अधिक मोह है, इसलिए कहता हूँ कि औरों से ठहर कर मिल लेंगे। आपकी कृपा के लिए मैं कृतज्ञ हूँ मिस्टर कुमार। नहीं नहीं, सो क्या, और आप मिस्टर कुमार क्यों कहते हैं? सहपाठियों में भी मिस्टर का बंधन लगा तब तो मैं मुश्किल है, केवल कुमार कहिए ना, सभी कहते हैं। शेखर ने कहा, अच्छा तो कुमार। फिर कुछ रुक कर बोला, आप पहले व्यक्ति हैं यहाँ जिसने मुझसे शिष्टता का बर्ताव किया। कुमार हंस दिया। शेखर का मन इस युवक के प्रति कृतज्ञता से भरता गया। एकाएक उसे लगा कि मद्रास में यदि यह न होता तो शायद उसे कॉलेज छोड़कर भागना पड़ता। कुमार ने उससे बातें करने के सिवाय कुछ भी नहीं किया था। फिर भी जिस अवस्था में शेखर था उसमें उसे लगा कि उन बातों पर ही उसका सुख और जीवन निर्भर रहा है, और वही कुमार ने उसे
दिया। थोड़ी ही देर में उसने पाया कि वह कुमार से अपने घर की बातें, अपने घर की पढ़ाई, अपना अकेलापन, अपनी व्यवस्था सब कुछ कह रहा था। उसके विश्वासी हृदय ने कुमार को अपना भाई मान लिया था। वह अकल्पनीय भाई जो उसे घर में नहीं मिला था, और उसका स्थान बहनें किसी प्रकार भी नहीं भर सकती। कुमार ने शेखर का परिचय सबसे करा दिया, उसे साथ ले जाकर भोजन भी कराया और फिर कमरे में लाकर जाते हुए यह वायदा ले गया कि जब भी किसी बात में शेखर को कुछ पूछने जानने की ज़रूरत होगी वह उसे बुलाए। शेखर ने वायदा करते पूछा, आप जान पड़ता है यहाँ पहले भी रहते थे? हाँ, मैं पिछले साल भी यहीं था, फिर कुछ झेप कर सा। मेरा यह फर्स्ट ईयर में दूसरा साल है। अच्छा, आपकी आयु तो बहुत थोड़ी लगती है। मैं 16 वर्ष का हूँ, मैं 15 का हूँ, लेकिन मैं आपसे बड़ा लगता हूँ। और कुछ हंसकर, और मन भी नहीं मानता कि छोटा हूँ। अच्छी बात है, आज से आप मेरे बड़े भाई रहे। क्यों मंजूर? कृतज्ञ शेखर बोल नहीं सका। उसने कुमार का हाथ पकड़ के धीरे से दबा दिया। कुमार चला गया। शेखर किवाड़ बंद करके अपनी चारपाई पर बैठ गया और सोचने लगा, इस अकारण वरदान के लिए वह किसके प्रति कृतज्ञ कि इतने बड़े मदरसे में पहले ही दिन बिना खोजे ही उसने अपना सखा पा लिया। किस अज्ञात शक्ति के प्रति? शेखर, सिनेमा चलोगे? शेखर ने विरक्त स्वर में कहा, क्या रोज़ रोज़ सिनेमा देखा करें? अभी परसों तो गए थे। कुमार ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, और मेरी अवस्था ऐसी नहीं कि बहुत बार जा सकूं, पर आज की फिल्म बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने सोचा कि शेखर को साथ लेकर। कहकर उसने एक लंबी सांस ली। उस सांस के पीछे निराशा का भाव था। वह शेखर के दिल में चुभ गया। उसे याद आया, कुमार ने एक दिन बताया था कि उसके माता पिता निर्धन हैं और वह मुश्किल से पढ़ाई का खर्च भर उनसे पाता है। पिछले वर्ष उसने तनिक भी मनोरंजन नहीं किया, यहाँ तक कि चिंताओं के कारण ही उसकी पढ़ाई न हुई और वह फेल हो गया। उसी दिन से शेखर ने मन ही मन संकल्प कर लिया था कि जहाँ तक हो सके वह कुमार को प्रसन्न रखेगा और उसे कम से कम आर्थिक कष्ट कोई नहीं होने देगा। आज एकाएक उस बात का ध्यान आ जाने से उसका हृदय पिघल गया। उसे लगा कि अपने सुख के लिए किसी एक पर निर्भर करना ही इतनी दयनीय अवस्था है कि बाहरी चोट के द्वारा उसकी याद दिलाना एक बिल्कुल अक्षम्य अपराध है। उसने जल्दी से कहा, तब अवश्य चलो कुमार, और यह बात मेरे आगे मत कहा करो कि कुछ रुक कर, मुझे बहुत दुख होता है। कुमार ने कहा, जो सच्ची बात है उसे कहने में क्या हर्ष, लेकिन तुम मना करते हो तो नहीं कहता। दोनों बाहर चल दिए। महीना भर हो गया। एक दिन शेखर ने कुमार के कमरे में जाकर कहा, कुमार आज समुद्र पर चले? सिनेमा थिएटर रोज़ देख देख कर मैं तो उकता गया। कुमार ने कहा, अच्छा चलो। ट्रॉम में बैठकर दोनों चल पड़े। पहुंचकर वे पैदल चलने लगे। बस्ती से निकलकर वे निर्जन सी सड़क पर आ गए। संध्या होने लगी थी। पथ पर दोनों ओर लगे हुए वृक्षों की लंबी लंबी छाएं पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था धूल के कारण असमतल उस पृथ्वी की कंचन मेखला पर चित्रकारी की हुई थी। भूमि की ओर देखता हुआ एक हाथ में कुमार का हाथ थामे हुए जाने क्या कुछ सोचता था, शेखर चुपचाप चला जा रहा था। कुमार बोलने की इच्छा से बार बार उसकी ओर देखता था, लेकिन उसकी मुद्रा देखकर चुप हो जाता था। जब समुद्र का गंभीर नाद उसे सुनाई पड़ने लगा तब संध्या हो चुकी और आकाश में लालिमा अधिक घनी होकर ज्योतिहीन होने लगी थी। वह कुछ जल्दी चलने लगे और थोड़ी देर में तट पर पहुंचकर एक चट्टान की आड़ में समतल रेत पर बैठकर लहरों की ओर देखने लगे। देखते देखते आकाश में संध्या का अंतिम प्रकाश भी बुझ गया। शांति थी, हवा नहीं चल रही थी, लोग भी धीरे धीरे चले गए थे। तट का वह अंश बस्ती से काफ़ी दूर था। अंधकार में समुद्र की ओर देखता हुआ शेखर सोच रहा था कि वहाँ पर कुमार के साथ बिल्कुल अकेला है, जैसे समुद्र का गंभीर चिरंतर गर्जन उन्हें घेरे हुए है। क्योंकि पवन के निश्चल होने पर समुद्र में गहरा संतोष सा फेने लहरें दूर से भागी हुई नहीं आ रही थी, लेकिन दूर फेनहीन हलचल थी और तट के पास निरंतर फेन का जैसे कड़ाह उबल रहा था, फुफकार रहा था, बढ़ रहा था, और जाने कहाँ से वह विशाल गंभीर घोष सा हो रहा था, लहरों के स्वर से अधिक भारी धीर। उस दिन पूर्णिमा थी और समुद्र के पार पूर्व से चंद्रोदय होने था। उसकी अगुवानी करने को वह अकेला बादल चारों ओर एक चांद की झालर से विभूषित क्षितिज पर खड़ा था, और उसके पीछे शीघ्र प्रकट होने वाली किसी अभूतपूर्व सौंदर्य राशि की आभा आप फूट पड़ती थी। शेखर स्वयं चुप रहा। कुमार उसके कारण चुप था। शेखर धीरे धीरे कुमार के लंबे बालों में उंगलियां फेरकर उन्हें सुलझा रहा था, और उसे लग रहा था कुमार के बाल एक सिहरन सी द्वारा उसके स्पर्श का प्रतिदान दे रहे, वैसे ही जैसे कुत्ते कभी कभी स्वामी के स्नेहपूर्ण स्पर्श की कृतज्ञता बताया करते थे। शेखर बोला तो कुमार जैसे चौंक उठा। देखो कुमार, ऐसे लगता है जैसे इस दुनिया में तीसरा कोई नहीं। कुमार ने उत्तर नहीं दिया। शेखर ने मुट्ठी में उसके बाल धरते हुए एक हल्का सा झटका देकर कहा,
क्यों बोलते क्यों नहीं? यद्यपि उसे यह नहीं लगा कि कुमार के कुछ कहने की ज़रूरत है। शेखर ने फिर कहा, यह है भी ठीक। हर एक की दुनिया उतनी ही होती है जितनी कि वह जानता है, क्योंकि अपनी अनुभूति से बाहर जो है उसे हम कैसे जाने कि वह है भी। मुझे पता है कि मैं पीछे बहुत सी दुनिया छोड़ आया हूँ, और यह भी है कि आगे भी बहुत सी दुनियाएं होंगी, लेकिन एक को मैं अभी जानता नहीं, दूसरी क्षण में मुझे मिथ्या लगती है, मेरे अनुभव में नहीं आती। इस समय मेरी दुनिया की सीमाएं हैं, पीछे यह चट्टान, सामने वह बादल, और उसके पीछे उदय होने वाला चांद, इधर मैं और उधर तुम। वह चुप हो गया। कुमार अब भी कुछ नहीं बोला। शेखर ने अपना हाथ उसके बालों में से निकालकर भूमि पर टेक दिया और ध्यानस्थ सा हो गया। थोड़ी देर बाद वह फिर बोला, कुमार, आज कुछ भी सच्चा नहीं लगता, सभी स्वप्न है, लेकिन जिस स्वप्न का मैं इस समय एक अंग हूँ वह कितना मधुर लग रहा। बताओ, तुम मुझे अपने से बड़े क्यों नहीं लगते? मुझे क्यों लगता है कि तुम छोटे हो, और मैं जैसे तुम्हारा संरक्षक हूँ, तुम्हारा गार्जियन एंजल, देवी रक्षक हूँ। तुम मुझ पर निर्भर करते हो। कुमार ने जल्दी से कहा, ठीक तो है, मैं तुम्हीं पर तो निर्भर करता हूँ। शेखर के विचार तरंग के अनुकूल ही था यह उत्तर, लेकिन यह उसे बुरा सा लगा। जैसे उसमें कुछ जल्दी था, कुछ अकुलाहट, कुछ बनैयापन, जैसे वह उसे विराट स्वप्न के संसार में शुद्र यथार्थता में खींच ला रहा था। वह बोला, कुमार, तुमने मालूम होता है मेरी कोई बात सुनी नहीं। कुमार ने चौंक कर कहा, सो तुमने कैसे जाना? नहीं सुनी होती तो जवाब ऐसे ही दे देता। शेखर ने और गंभीर होकर कहा, सच सच बताओ, तुम अभी क्या सोच रहे थे? बताओ, नाराज़ तो नहीं होगे? मैं तुमसे नाराज़? कुमार ने कुछ झिझकते हुए कहा, बात यह है कि मेरी माँ थी बहुत बीमार, और उनके इलाज में पिता ने अपनी सारी तनख्वाह खर्च कर डाली, शायद कुछ कर्ज भी लिया। इस महीने में कुछ भी नहीं भेजा उन्होंने, शायद अगले महीने भी न भेजें। मैं फीस भी नहीं दे पाया, इसलिए शायद कॉलेज से। मुझे अब तक क्यों नहीं बताया? कुछ और हिचक से, मैं हर एक बात तो तुम्हें ही तो सहायता मांगता, और मेरा है कौन? लेकिन मुझे यह भी विचार रहता है कि कहाँ तक। शेखर ने कुछ रुष्ट होकर कहा, मुझे तुमने कोई और समझा? फिर कितना रुपया चाहिए तुम्हें? कुमार ने कुछ अटकते हुए कहा, ठीक पता नहीं, शायद 50 में, या शायद कुछ यही 50-60 एक। 100 रुपये काफ़ी होंगे? कुछ संकोच से, 100 का मैं क्या? अच्छा बस, अब छोड़ो इस बात को, कल सब ठीक हो जाएगा, खबरदार अब ऐसी बात सोची तो। शेखर, मैं तुम्हारा। इस वाक्य के अगले शब्द जानकर शेखर ने उसे रोकते हुए कहा, बस चुप अब, कह जो दिया कि इस बारे में कोई बात नहीं होगी अब। दोनों फिर चुप हो गए। धीरे धीरे चांद निकल आया। शेखर ने देखा, चांद के बाहर आते ही वह बादल का टुकड़ा, जो अभी तक एक चांदी की झालर से सजा हुआ था, काला पड़ गया है, और चांद के प्रकाश में आसपास तट की रेत की बिछलन में काले धब्बे से पत्थर बिखरे हुए दिखने लगे हैं। उसने कुमार की ओर देखा, वह चांद की ओर देखता रहा था। शेखर ने एकाएक कहा कहकर वह स्वयं विस्मित सा हो गया कि उसने क्या कहा। इतना कम समय लगा था विचार के शब्दबद्ध और प्रकट होने में। कुमार, यदि मेरी अतिरिक्त तुम और किसी के हुए तो मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा। कुमार ने भीत से स्वर में कहा, तुम क्या कह रहे हो शेखर? शेखर ने कुमार को अपनी ओर खींचकर उसका मुख चूम लिया, लेकिन साथ ही उसके मन में एक शंका हुई। स्वर में यह भय क्यों? और उसे यह भी लगा कि जो कुछ उसकी ओर से है, दूसरी ओर से वह नहीं, जैसे झील में उसका प्रतिबिंब मात्र, जिसमें कंपन है, लेकिन कंपन जीवन का नहीं, माया का। पर उसने यह दोनों संदेहों को तत्काल दबा दिया। कुमार ने कहा, चलो अब चले, देर बहुत हो गई। शेखर ने यत्न से समुद्र की ओर से आंख हटाते हुए कहा, चलो। वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन अभी जो उसने कहा था, जिस दबाव के कारण वह कहा था, उसका ध्यान करने उसे लगा कि वह कुमार की बात का खंडन नहीं कर सकता। वे दोनों हॉस्टल लौट आए। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। शेखर ने 100 रुपये कुमार को दिए। कुछ दिन बाद 20 और दिए। इनमें 50 रुपये उसे जमा रखने के लिए दिए गए थे, कभी ज़रूरत पड़ जाने पर उपयोग के लिए। बाकी उसका अपना महीना का खर्च था। रुपया इस प्रकार देकर उसने घर से रुपये मांगने के लिए पत्र लिख दिया। 2 दिन में पत्र का उत्तर आ गया, रुपये नहीं आए। पिता ने लिखा था कि शेखर रुपया बर्बाद कर रहा, रुपया ज़रूरी खर्च के लिए है, मित्रों को लुटाने के लिए नहीं। और ऐसी ही कई बातें, और यह भी कि वह दोबारा सोचकर लिखे कि कितना रुपया चाहिए, वे भेज देंगे। शेखर ने आहत अभिमान से भरकर लिख दिया, वह जो कुछ लिखता है सोचकर लिखता है, उसे उतने रुपये चाहिए, दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं। यदि भेजनी हो तो भेज दें, नहीं तो ना भेजें। इस पत्र का कोई उत्तर नहीं आया था और पैसे भी नहीं आए थे। शेखर ने कमरे से बाहर निकलना छोड़ दिया था। कुमार ने आकर कहा, चलो आज सर्कस चलें। शेखर ने कहा, आज तो जाने की बिल्कुल तबीयत नहीं।
क्यों, क्या हुआ? आजकल तुम बाहर ही नहीं निकलते, बात क्या है? कुछ नहीं, यूँ ही तबीयत ही नहीं होती। आज तो चले चलो, तबीयत तो यही बैठे बैठे ख़राब होती है। अब तो सिनेमा गए भी 10-15 दिन हो गए हैं। शेखर ने मुंह फेर कर कहा, मेरे पास पैसे नहीं और शीघ्र आ जाएंगे, इसकी कोई संभावना भी नहीं दिखती। कुमार ने थोड़ी देर रुककर पूछा, क्या बात हुई? पिता ने लिखा था मैं बहुत फिजूल खर्च कर रहा हूँ, वे उतने रुपये नहीं भेज सकते। मैंने लिख दिया कि अगर आप उतने नहीं भेज सकते तो बिल्कुल मत भेजिए। बस। थोड़ी देर फिर दोनों चुप रहे। फिर कुमार ने उठकर कहा, मैं जाता हूँ, मुझे ज़रा बैठो ना, मेरा जी नहीं लगता। आज शाम यहीं बैठकर बातें करते हैं, या चलो समुद्र पर। नहीं, मुझे याद आ गया, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। अच्छा ही हुआ सर्कस नहीं गए, नहीं तो। कहकर जल्दी से वह बाहर चला गया। शिखर कमरे में लेटा हुआ छत की ओर देखने लगा। क्यों है गरीबी, क्यों है धन, क्यों ऐसा है कि एक आदमी मनोरंजन की इच्छा रहने पर सिनेमा सर्कस नहीं जा सकता, और क्यों एक दूसरा आदमी उसका जाना संभव बनाने के सामर्थ्य रखते हुए इसे जाने से रोक देता है? लेकिन मनोरंजन क्या सिनेमा थिएटर में ही है? बिना वहाँ जाए क्या व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता? पहले भी तो ऐसे दिन थे जब वह सिनेमा नहीं जाता, तब क्या उसका मनोरंजन नहीं हुआ? जब वह परीक्षा देने लाहौर गया तब वह पढ़ते पढ़ते उकताकर वह मनोरंजन जाता था। तब तो उसके लिए इतना ही पर्याप्त होता कि शशि बिना कुछ बोले उसके पास से हो जाया करे और वह उसे बहन जी कहकर चिढ़ा लिया करे। इतना भी नहीं, वह दूर से ही उसकी हंसी सुन लिया करे। अब क्यों नहीं वह ऐसा कर सकता? कुमार वहाँ होता तब शायद वह ये बातें नहीं सोचता। कुमार की निकटता, कुमार की बातचीत, कुमार की हंसी उसके लिए पर्याप्त होती। पर कुमार के लिए, पर शशि के लिए क्या है यह प्यार की आकस्मिक घटना जो आदमी को इस प्रकार दूसरे का आश्रित बना देती, पर साथ ही शक्ति भी देती, आश्रयदाता भी बनती है? और क्या है वह प्यार से बढ़कर आकस्मिक घटना, प्यार से बढ़कर शक्ति, जो प्यार को संभव बनाती, जो परिस्थिति उत्पन्न करती है जिसमें प्यार हो सके, जिसमें दो आत्माएं मिल सके? लेकिन क्या वह और कुमार एक है? क्या उसे तत्व में बहुत नीचे कहीं है, खोखलापन नहीं है? क्या वे एक ही वस्तु चाहते हैं, एक ही तरह चाहते हैं क्या? लेकिन क्या ज़रूरी है कि प्यार के लिए कोई दो परस्पर एक दूसरे के हाथ बिकें, एक दूसरे के गुलाम बने? क्या दास्तां के बिना प्यार नहीं है? यदि है तब फिर यह सीमा भी क्यों है कि प्यार दो इकाइयों के बीच हो? क्यों यह ज़रूरी है कि किसी को ही प्यार किया जाए? क्या प्यार की भावना किसी स्थूल एकाकी विषय से अलग नहीं की जा सकती? क्या ज़रूरी है कि मैं प्यार करता हूँ इस वाक्य का अनिवार्य अनुवर्ती हो यह प्रश्न कि किसे प्यार, और वह कौन भी एक ही हो? क्या सारी मानवता को ही प्यार नहीं किया जा सकता? क्या प्यार को ही प्यार नहीं किया जा सकता? वह सदा अपनी भीतर खुला रहा है। अपने से बाहर आने की, जीवन को अपनाने की, संसार को अपना बनाने की चेष्टा छोड़कर अपने को संसार का बनाने की चेष्टा उसने कभी नहीं की। वह प्यार को मांगता ही रहा, प्यार देना उसने जाना ही नहीं। लेकिन यह जो इस क्षण उसकी परिस्थिति है, यह उसका दोष है या कुमार का, या और किसी का? यह जो सोनापन उसे इस समय लग रहा, वह क्या उसी प्यार करने की योग्यता से है या प्यार की असमर्थता से? कविता की एक पंक्ति शेखर के मस्तिष्क में नाच गई। वह उठकर लिखने लगा, ओ तू मानव, ओ आकारहीन घनीभूत भावना मात्र, जिसका मैं एक अंग हूँ। मैं अपने को, अपने प्रियों को भूलकर तेरा ही होना चाहता हूँ। तुझे प्यार करता हूँ, तुझे प्यार करने की इच्छा और अपने सामर्थ्य को प्यार करता हूँ। ओ तू मुझे शक्ति दे कि तुझे ही प्यार करूं और तेरे प्यार को सह सकूं। रात को शेखर भोजन के लिए उतरा तो उसने हॉस्टल के चपरासी से पूछा, कुमारप्पा नहीं आए अभी? वे तो सर्कस देखने गए हुए हैं। किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। शेखर बिना भोजन के ही ऊपर लौट गया और कमरे की खिड़की पर बैठकर बाहर दौड़ती हुई अनेक ट्राम गाड़ियों को देखते हुए, उनकी घरघराहट, मोटरों के हॉर्न, रिक्शे वालों की पुकारें सुनते हुए, लेकिन अपने को कुछ भी देखने, सुनने, समझने में असमर्थ पाते हुए अर्थहीन प्रलाप की तरह अपनी लिखी हुई एक पंक्ति दोहराने लगा, ओ तू मुझे शक्ति दे कि तुझे प्यार करूं और तेरे प्यार को सह सकूं। शेखर 2 दिन कॉलेज नहीं गया। कमरे में ही इस प्रतीक्षा में बैठा रहा कि कुमार उसके पास आवे, क्षमा मांगे या कुछ सफाई दे, पर कुमार नहीं आया। तीसरे दिन बहुत उकताकर शेखर शाम को बाहर निकला। उसने निश्चय किया कि समुद्र पर जाकर बैठेगा और अपने उलझे हुए मस्तिष्क को साफ करेगा। कुमार की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया, न उसके कमरे में प्रवेश करने की इच्छा हुई। उतरते ही उसने कमरे में से 2-3 कंठों की हंसी सुनी। उसमें कुमार का स्वर भी सुनकर ठिठक गया। एक स्वर, आजकल शेखर बाहर नहीं निकलता, क्या बात है? अरे तुमने नहीं सुना, उसके पिता ने उसका खर्च बंद कर दिया। कुमार कहता,
तब तो ठीक ही बात होगी। और एक हंसी का ठहाका। तब आजकल कृष्णमूर्ति के गहरे हैं क्यों कुमार? फिर एक ठहाका। तब कुमार का स्वर, अरे यार छोड़ो भी इन बेवकूफ़ी बातों को, शेखर तो बुद्धू है। शेखर धीरे धीरे रेलिंग के सहारे नीचे उतर गया। नीचे जाकर उसने एक पर्चा लिखा और चपरासी को देकर कहा, यह कुमारप्पा को दे आओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। पर्चे में लिखा, हाँ मैं बुद्धू और बेवकूफ़ हूँ, लेकिन किस दिन मैं बेवकूफ़ बना जानते हो? मैंने समुद्र तट पर कहा था, कुमार यदि तुम और किसी के हुए तो मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा। उसी समय अपने ही वाक्य को न समझने की बेवकूफ़ी की थी मैंने। कीड़े किसके हैं? क्षण ही भर में कुमार ने आकर कहा, इसके क्या अर्थ है शेखर? अर्थ क्या काफ़ी साफ नहीं है? नहीं लिखा है मैंने। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, इसी बूते पर तुमने मेरा इतना अपमान किया है ना। अगर मैं, शेखर ने धधक कर कहा, कर्जदार? लेकिन फौरन ही शांत होकर बोला, ठीक है, तुम्हारे पैसों के मोल बिकी आत्मा अगर उससे बड़ी बात नहीं सोच सकती तो उसका दोष नहीं है।